पर हेयर ट्रांसप्लांट, और यही मैं आपसे पूछ रहा था, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? कहा जाता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कैंसर भी हो सकता है। ये ऐसा आर्टिफिशियल मीन्स है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसकी क्या सच्चाई? राइट, देखिए सर, हेयर ट्रांसप्लांट अभी ये कोई नई सर्जरी नहीं है, लगभग 1990 से हो रहा है। इंडिया के अंदर भी लेट 90 से शुरू हो गया था। पिछले 15 साल से मैं कर रहा हूँ और तमाम डॉक्टर ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक माइनर सर्जरी है, इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि टिपिकली एक सर्जरी में 6 घंटे से लेकर 8 घंटे 9 घंटे लगता है, और इससे भी बड़ा केस होता है तो हम उसको 2 दिन में स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि आधा आज किया और आधा कल किया। इसका 2 रीज़न होता है कि पेशेंट की सेफ्टी, है ना, पेशेंट को एनेस्थीसिया ज़्यादा ना लगे, पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, इसके लिए 2 दिन में स्प्लिट कर दिया जाता है। तो जब भी आप किसी प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को दिखाएंगे और उनसे अगर आप सर्जरी कराएंगे तो इसमें यकीन मानिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है, हल्की स्वेलिंग आ सकती है, जो कि 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अब जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कैंसर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वो पेरिक्रेनियम नाम की एक बोन के अंदर सुरक्षित है। जो स्किन के ऊपर का लेयर है उस पर काम हो रहा है, यानी ऊपरी सतह के 3 से 4 मिलीमीटर पे केवल काम हो रहा है। हेयर जो लिए जा रहे हैं वो आपके खुद के हेयर लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपके स्कैल्प के एक पार्ट से हेयर लिया जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा है, और कभी कभी बियर्ड से भी लेते हैं, और इन जगहों से हेयर लेके आपके बॉल्ड पोर्शन को कवर किया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें कोई बाहर से कोई चीज़ यूज नहीं हो रही है, तो इसलिए एक्सेप्टेंस भी 100% होती है और साइड इफेक्ट का कोई चांस नहीं रहता। यानी कि कैंसर से या कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ऐसा कोई चांस नहीं रहता है, और नहीं ऐसा कोई केस रिपोर्टेड है। अब रही बात क्या क्या टेस्ट करा लेने चाहिए पहले। अब जैसे पेशेंट का पहले हम ब्लड शुगर कराते हैं, अगर ब्लड शुगर सही नहीं है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, इमरजेंसी सर्जरी तो है नहीं, तो इसलिए पहले पेशेंट का ब्लड शुगर सही रहना चाहिए। अगर वो डायबिटिक भी हैं तो उनका HbA1c, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल कराते हैं, और अगर वो उसको क्लियर करते हैं तो ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम उनका ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल करते हैं और तभी सर्जरी करते हैं। और इसके अलावा भी हमें वायरल मार्कर चेक करना होता है, HIV, हेपेटाइटिस B, C, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ये देखा जाता है कि पेशेंट में सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं, उसके बाद ही आप सर्जरी प्लान करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो सारे लोग इस तरह का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट उनको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह होंगे? वो भी उसी तरीके से शैम्पू लगा सकते हैं, वो भी अपने बाल का केयर नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, या फिर केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कुछ केसेस मैं जानता हूं जिन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। उनका कहना था कि हमने नेचुरल हेयर लाने का प्रयास तो किया, पर ये लंबे समय तक टिक नहीं पाया। राइट, देखिए इसका प्रमुख कारण ये होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर लगाए जाते हैं, और कुछ एग्जिस्टिंग हेयर भी वहाँ पे पहले से रहते हैं। तो अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आगे नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम है, बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर लॉस हो रहा है वो तो हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं रुकेगा, उसके लिए आपको वही ट्रीटमेंट करना है जो एक और इंसान को करना है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। तो कोई अलग से केयर नहीं करनी है, बट आपको अपने एग्जिस्टिंग हेयर जो ट्रांसप्लांट के पहले थे वो भी बचा के रखने हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट की बार बार ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट बार बार हो भी नहीं सकता। जो डोनर एरिया होता है वो हमें 2 या 3 या कभी कभी बहुत छोटे एरिया के लिए कर रहे हैं तो 4 बार ही सपोर्ट कर सकता है। जैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सलमान खान साहब का 4 बार ट्रांसप्लांट हुआ है, बट अब उनका डोनर एरिया नहीं बचा है। ठीक है, जो डोनर एरिया है एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है कि आप बार बार ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपको ये कोशिश भी करनी है कि दोबारा ट्रांसप्लांट करने की जल्दी कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग हेयर बचा के रखने हैं, अलग से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये आपके नेचुरल बाल हैं, यही तो ब्यूटी है ट्रांसप्लांट में। तो आपके ही बाल यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लगाए गए हैं, तो इसमें कोई इस परफेक्टली नेचुरल सर्जरी बेसिकली। तो इन बालों को कोई अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप इनको ऑयल कर सकते हैं, आप इनको शैम्पू करेंगे, अगर आपको शेव करना हो ड्यू टू सम और अदर रीजन, सम रिलीजियस रीजन, आप उसको शेव भी कर सकते हैं और वो फिर से उग जाते हैं। तो ये विग्स कैसे लोग लगाते हैं? ये तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, लेकिन जिनका पूरा बाल्ड है, जो अपने हेयर को ही दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते अलग जगह पे, तो वो क्या करते हैं? वो विग्स लगाते हैं। तो बेसिकली विग में भी
इम्प्रोवाइज वर्जन आ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो भी विग लगाया रहता था दूर से पता लग जाता था कि वो अंकल ने विग लगाया हुआ है, ठीक है। और कभी बहुत तेज बाइक से जा रहे हैं, हवा चली तो विग हट भी जाता था। बट अब के जो हेयर पैच हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। कई बार ये जरूर है कि जैसे एक्सपर्ट को तो पता लग जाता है, मुझे पता लग जाता है, बट कई बार आपको नहीं भी पता लगेगा। आम आदमी को, जो लेमैन है, जिसको हेयर का उतना नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता लगेगा। तो काफ़ी नेचुरल काइंड ऑफ हेयर पैच आने लगे हैं। हाँ, यहाँ हेयर लाइन से जरूर पता लग जाता है कि यहाँ पे पर्सन ने विग लगा रखा है। तो ये बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि कई लोग डरते हैं कि ये जो सर्जरी होता है वो कितना कंफर्टेबल होता है, क्या जो और ऑर्गन्स की सर्जरी होती है उसी तरह की। वैसे तो आजकल कोई भी सर्जरी बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के जब आप सर्जरी करते हैं तो ये प्रोसीजर कितना कंफर्टेबल होता है? ये प्रोसीजर मोर और लेस एकदम पेनलेस तो नहीं बोलेंगे, बट कोई खास डिस्कम्फर्ट नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। तो जैसे आपको ब्लड सैंपल देने का एक सुई चुभेगी, हल्का सा पेन होता है, वैसे ही टाइनी टाइनी इंजेक्शन देते हैं लोकल एनेस्थीसिया का, जिससे ये एरिया नम हो जाता है। पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं। अक्सर टीवी देखते हैं, आजकल अक्सर क्रिकेट मैच आ रहा होता है तो क्रिकेट मैच देखते हैं, या कुछ लोग अपने ईयरबड लगाए रहते हैं, वो अपना म्यूजिक सुनते हैं, है ना। कुछ इतना कंफर्टेबल होता है, कुछ लोग सो जाते हैं। व्हेन दे स्टार्ट स्नोरिंग तो मुझे पता चलता है यार ये तो सो गए हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, देयर इज नो पेन एट ऑल। सर्जरी के बाद फिर पेशेंट ये जरूर पूछते हैं, अभी तो कोई पेन नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन रात में होगा, कल तो होगा। उनको ये दिमाग में रहता है कि पेन तो होना ही है, बट उसके बाद भी कोई पेन नहीं होता, क्योंकि उसके बाद हम एंटीबायोटिक दिए होते हैं, पेन किलर दिए होते हैं, एंटासिड दिए होते हैं, नींद प्रॉपर आए उसकी दवा दिए होते हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरा कंफर्टेबल जाए। क्योंकि बाल देखिए आएंगे 3-4 महीने बाद, तो आपको जो खुशी मिलेगी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो तो 4 महीने बाद मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम अगर हुई, एक कंफर्ट जोन नहीं बना ट्रांसप्लांट के दौरान या उसके 2-4 दिन बाद, तो आपको लगेगा ये क्यों करा लिया, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, अननेसेसरी ये ट्रांसप्लांट कराया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और टचवुड हमारे सारे पेशेंट में मैं देखता हूँ कि एक के बाद एक रेफरेंस आते रहता है। एक पेशेंट कराता है, वो अपने फ्रेंड को बोलता है, अरे मैंने कराया, ये तो मिथ था, पेन का तो मिथ था, स्वेलिंग का तो मिथ था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो जब तक उसका बाल नहीं आता तब तक उसका दोस्त आके करा चुका होता है। नहीं, ठीक है, पर एक बात आप हमें ये बताइए कि जिन लोगों के पूरे बाल उड़ गए हैं, ठीक है, उनको विक्स नहीं लगाना, ट्रांसप्लांट कराना है, क्या उनके लिए कोई स्कोप है क्या? देखिए, अभी जो मॉडर्न चेंजेस हुए हैं मेडिकल साइंस में, कुछ नए ट्रीटमेंट आए हैं जिससे हम, जहाँ पे बहुत ही कम हेयर हैं, जहाँ पे हम पहले सोचते थे कि अब नए फॉलिकल जेनेसिस नहीं हो सकता, वहाँ पे भी न्यू फॉलिकुलर जेनेसिस हो रही है, राइट। तो इसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं, इसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे हम, इनफैक्ट अभी इसी महीने मेरे एक जेंटलमैन की सर्जरी है मेरे पास, नेवी ऑफिसर, ही इज़ अ नेवी ऑफिसर। तो उनका पहले, अगर मैं 5 साल पहले आते तो मैं बोलता कि नहीं, ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, बट वो 5-6 महीने पहले आए। पहले हमने उनका ट्रीटमेंट किया, मेडिकल ट्रीटमेंट किया, एक्जोसोम थेरेपी दिया, कुछ इंजेक्शन और होते हैं उनको दिया, विटामिन के इंजेक्शन दिए। इसके बाद अब उनका डोनर एरिया सर्जरी के लायक हो गया है। तो 6 महीने पहले तो नहीं, बट 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद, आई थिंक 20-22 जनवरी को के आसपास उनकी सर्जरी है, अब उनकी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब वो केसेस भी जो पहले मना करते थे, वो केसेस भी अब हम ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। सवाल अभी कुछ और हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझे दिखाई पड़ता है कि जैसे हम लोग जो भी शैम्पू चाहते हैं यूज़ कर लेते हैं। शैम्पू को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि शैम्पू में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाल को नरिश करने के लिए क्या करना चाहिए। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए सवाल है, लेकिन जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, क्या वो भी वही शैम्पू इस्तेमाल करेंगे जो आम लोग करते हैं? एग्जैक्टली, वो वही शैम्पू इस्तेमाल करेंगे जो आम लोग करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये एकदम नेचुरल सर्जरी है। आपके बालों को, ट्रांसप्लांटेड हेयर को कोई बहुत अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब मैं शैम्पू के बारे में मिथ आपको बताता हूँ। जैसे बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि ये टीवी पे ऐड देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, उनका ऐड आता था कि ये शैम्पू एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, या आप ये तेल लगाएंगे तो वो अंदर तक पोषण करेगा और आपके हेयर फॉल रुकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। शैम्पू का मेन काम होता है स्कैल्प को क्लींज करके रखना, राइट। अब अगर इंडिया जैसी कंडीशन में, जहाँ ह्यूमिडिटी भी है, पोल्यूशन भी है, पसीना बहुत होता है ना, या आपके काम पे भी डिपेंड करता है, आप बहुत रेगुलर जिमिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है, आपका आउटवर्क ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली 3 से 4 बार शैम्पू करने की ज़रूरत होती है, यानी कि ऑल्टरनेट डे आपको शैम्पू करने की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या है,
जैसे मैंने स्मोकिंग में एक चीज़ बताना रह गया, स्मोकिंग से आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आपके स्कैल्प पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इसे एक तरीके से और स्मोकिंग आपके लिए हानिकारक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब आप शैम्पू करते हैं तो आपका स्कैल्प क्लीन रहता है। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई दवा लगा रहे हैं, तो उसका भी पेनिट्रेशन अच्छा होगा। तो बेसिकली शैम्पू का काम है आपके स्कैल्प को क्लीन रखना, राइट। अब केवल शैम्पू लगा के हेयर फॉल रुकेगा ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर कोई बहुत हार्ड शैम्पू हुआ तो वो आपके बालों में नेचुरल जो बालों में जो नेचुरल चमक है उसको कम कर सकता है, ड्राइनेस बढ़ा सकता है। इसलिए ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू अवॉइड करने चाहिए। अब अगर आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड जैसे अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2% कीटोकानाजोल ओवर द काउंटर शैम्पू अवेलेबल होते हैं, उनको आप हफ्ते में 2 बार यूज करिए, उससे इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे समथिंग कॉल्ड सीबोरी डर्मेटाइटिस या इन रेयर केसेस स्कैल्प सोरियासिस, ऐसा कुछ है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो उसको ट्रीट करेंगे।